भारत में ब्राह्मण कहाँ से आए? क्या ब्राह्मण हमेशा से भारत में थे? क्या वे किसी दूसरे क्षेत्र से भारत आए थे? क्या ब्राह्मण और आर्य एक ही चीज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आधुनिक डीएनए इस सवाल का कोई जवाब देता है? भारत के इतिहास में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन इस विषय को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कोई एक ऐसा समुदाय नहीं है जिसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वर्ष से हुई हो। ब्राह्मणों का इतिहास हजारों वर्षों में विकसित हुई धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में ब्राह्मण कहाँ से आए, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या था। प्राचीन भारत में ब्राह्मण शब्द मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनकी पहचान वैदिक अध्ययन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा और ज्ञान की परंपराओं से जुड़ी थी। लेकिन ये पहचान हमेशा आज की तरह जन्म आधारित जाति के रूप में नहीं समझी जा सकती। भारत के प्राचीन इतिहास में वर्ण और जाति दो अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण की एक प्रसिद्ध वैदिक अवधारणा में 4 वर्गों का वर्णन मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वास्तविक भारतीय समाज इससे कहीं अधिक जटिल था। अलग अलग क्षेत्रों में हजारों जातियां और समुदाय मौजूद थे और उनकी सामाजिक स्थिति तथा भूमिकाएं समय के साथ बदलती रही थी। इतिहासकारों का मानना है कि जाति व्यवस्था को एक स्थिर और एक जैसी व्यवस्था समझना सही नहीं है। वर्ण और जाति की व्यवस्थाएं अलग अलग समय और क्षेत्रों में लगातार बदलती और पुनर्गठित होती रही हैं। अब सवाल आता है कि ब्राह्मण शब्द का सबसे पुराना उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका संबंध वैदिक साहित्य से है। ऋग्वेद भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन उपलब्ध वैदिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में हमें ऐसे समाज की झलक मिलती है जहां यज्ञ, मंत्र, देवताओं की स्तुति और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन अनुष्ठानों को पूरा कराने वाले पुरोहितों और मंत्रों के जानकार लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समय के साथ वैदिक साहित्य का विस्तार हुआ। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसी परंपराएं सामने आईं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यहाँ एक महत्वपूर्ण भ्रम दूर करना जरूरी है। ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रंथ एक ही चीज नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की एक श्रेणी है जिनमें यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या मिलती है। इन ग्रंथों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वैदिक धार्मिक व्यवस्था में पुरोहितों और अनुष्ठानों का महत्व कितना बढ़ चुका था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उस समय मौजूद हर ब्राह्मण आज की तरह एक निश्चित जाति का सदस्य था? इतिहास यहाँ सावधानी बरतने को कहता है। प्राचीन समाज को आधुनिक जाति व्यवस्था के बिल्कुल समान मान लेना सही नहीं होगा। वर्ण की अवधारणा धार्मिक और सामाजिक आदर्शों में दिखाई देती है, जबकि जाति यानी जाति स्थानीय समुदायों, विवाह संबंधों, पेशों और सामाजिक पहचान से जुड़ी अधिक जटिल व्यवस्था थी। समय के साथ कई स्थानीय समुदायों ने स्वयं को अलग अलग वर्णों और जातियों से जोड़ना शुरू किया। यही कारण है कि आज भारत में ब्राह्मणों के अनेक अलग अलग समुदाय मिलते हैं। काश्मीरी ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, कान्यकुब्ज और अन्य उत्तर भारतीय ब्राह्मण समुदाय, महाराष्ट्र के चित्पावन और देशस्थ ब्राह्मण, बंगाल के राड़ी और वरेंद्र ब्राह्मण, दक्षिण भारत के तमिल अयर और अयंगर, कर्नाटक के स्मात और माधव परंपराओं से जुड़े ब्राह्मण, आंध्र और तेलंगाना के विभिन्न ब्राह्मण समुदाय, केरल के नंबूद्री और पश्चिमी भारत के अनेक ब्राह्मण समूह, इन सभी की अपनी अलग अलग ऐतिहासिक यात्राएं हैं। इसलिए ये कहना कि सभी ब्राह्मण एक ही जगह से आए, इतिहास को बहुत ज्यादा सरल बना देना होगा। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, क्या ब्राह्मण आर्य थे? यहां भी हमें आर्य शब्द का सही अर्थ समझना होगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने आर्य शब्द को कई बार एक कथित नस्ल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आधुनिक इतिहास और भाषा विज्ञान में आर्य को एक जैविक नस्ल के रूप में समझना उचित नहीं माना जाता। प्राचीन भारतीय और ईरानी भाषाई परंपराओं में इससे संबंधित शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में मिलता है। आधुनिक शोध में इंडो आर्यन शब्द मुख्यतः भाषाई संदर्भ में इस्तेमाल होता है। इसलिए आर्य और ब्राह्मण को एक ही चीज मानना सही नहीं है। आर्य कोई एक जाति नहीं थे और ब्राह्मण कोई एक विदेशी नस्ल नहीं थे। अब सवाल उठता है कि वैदिक संस्कृति भारत में कैसे विकसित हुई? यही वो जगह है जहां इतिहास और आधुनिक डीएनए शोध एक दूसरे से जुड़ते हैं। आधुनिक आनुवंशिक शोध से पता चलता है कि भारतीय आबादी का इतिहास बहुत जटिल है। 2009 के एक बड़े आनुवंशिक अध्ययन ने भारतीय आबादी में प्राचीन आनुवंशिक घटकों के व्यापक मिश्रण की ओर संकेत किया।
शोधकर्ताओं ने इन्हें एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जैसे मॉडल के रूप में समझाया था। साथ ही इस अध्ययन ने यह भी दिखाया कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास को केवल एक ही प्रवास या एक ही समुदाय से समझना संभव नहीं है। इसके बाद प्राचीन डीएनए के क्षेत्र में और शोध हुए। इन शोधों ने दिखाया कि मध्य और दक्षिण एशिया के बीच हजारों वर्षों में लोगों की आवाजाही और आनुवंशिक मिश्रण हुआ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। डीएनए यह नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण था या क्षत्रिय था सिर्फ इसलिए कि उसके जीन में कोई विशेष हिस्सा मौजूद है। जाति एक सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान है। डीएनए किसी व्यक्ति के पूर्वजों के बारे में आनुवंशिक संकेत दे सकता है, लेकिन उससे सीधे उसकी धार्मिक पहचान या सामाजिक भूमिका तय नहीं की जा सकती। फिर भी कुछ आनुवंशिक अध्ययनों में भारत के विभिन्न जातीय समूहों के बीच लंबे समय तक अंतर्विवाह की प्रवृत्ति के प्रमाण मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि भारतीय समाज में कई समुदायों ने लंबे समय तक अपने समूह के भीतर विवाह किया और इस कारण उनके आनुवंशिक पैटर्न कुछ हद तक अलग हुए। अब एक और बड़ा सवाल, अगर वैदिक संस्कृति उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से भारत के अन्य हिस्सों तक फैली, तो क्या ब्राह्मण भी उसी रास्ते से पूरे भारत में फैल गए? इसका उत्तर भी सीधा नहीं है। भारत में ब्राह्मण समुदायों का विस्तार कई सदियों में हुआ। राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिए। कई ब्राह्मण परिवार नए क्षेत्रों में जाकर बस गए। वे मंदिरों में पुरोहित बने। कई राजदरबारों में विद्वान और सलाहकार बने। उन्होंने संस्कृत शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों को आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया में स्थानीय समाज और ब्राह्मण परंपराओं के बीच लगातार संपर्क हुआ। दक्षिण भारत इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदायों का इतिहास केवल उत्तर भारत से लोगों के एक बड़े समूह के अचानक आने की कहानी नहीं है। विभिन्न कालों में उत्तर और दक्षिण के बीच विद्वानों, धार्मिक परंपराओं, राजवंशों और संस्कृत संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। दक्षिण भारत में स्थानीय राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिए और कई ब्राह्मण बस्तियां विकसित हुईं। इन्हें कई जगह अग्रहार जैसी संस्थाओं से जोड़ा जाता है। इन बस्तियों में वैदिक शिक्षा, संस्कृत अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों की परंपराएं विकसित हुईं। लेकिन दक्षिण भारत की अपनी स्थानीय भाषाएं और धार्मिक परंपराएं भी बेहद मजबूत थीं। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम क्षेत्रों में ब्राह्मण परंपराएं स्थानीय संस्कृति के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ी। यही कारण है कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण समुदायों का इतिहास उत्तर भारत के ब्राह्मण समुदायों से पूरी तरह समान नहीं है। केरल में नंबूद्री ब्राह्मणों की अपनी विशिष्ट परंपराएं विकसित हुईं। तमिल क्षेत्र में अयर और अयंगर परंपराएं विकसित हुईं। कर्नाटक में विभिन्न वैदिक और दार्शनिक परंपराओं से जुड़े ब्राह्मण समुदाय विकसित हुए। महाराष्ट्र में देशस्थ और चित्पावन जैसे समुदायों की अपनी ऐतिहासिक यात्राएं हैं। बंगाल में भी अलग अलग ब्राह्मण समुदाय विकसित हुए। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। ब्राह्मणों का इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, ये कई अलग अलग क्षेत्रीय इतिहासों का समूह है। अब सवाल आता है कि क्या सभी ब्राह्मण मूल रूप से एक ही पूर्वज से निकले? ऐसा कहना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। भारत में हजारों वर्षों के दौरान अलग अलग समुदायों के बीच सामाजिक संबंध बने। कई समूहों ने समय के साथ ब्राह्मण पहचान अपनाई। कुछ समुदायों ने राजाओं के संरक्षण में धार्मिक और विद्वत भूमिकाएं हासिल की। कुछ समूह दूसरे क्षेत्रों में जाकर नए ब्राह्मण समुदायों का हिस्सा बने। कुछ पुराने समुदायों ने नए नाम और उपजातियां विकसित की। इसलिए ब्राह्मण पहचान भी समय के साथ बदलती रही। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ब्राह्मण हमेशा केवल पूजा पाठ करते थे? नहीं, इतिहास में ब्राह्मणों की भूमिकाएं बहुत व्यापक थीं। वे पुरोहित थे, शिक्षक थे, दार्शनिक थे, खगोल और गणित के विद्वान थे, व्याकरण के विशेषज्ञ थे, लेखक और कवि थे, राजाओं के सलाहकार थे। कई ब्राह्मण प्रशासन और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा में पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य और अनेक विद्वानों के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी की सामाजिक पहचान और ऐतिहासिक संदर्भों को आधुनिक अर्थों में एक ही श्रेणी में रखना सावधानी मांगता है। फिर समय बदलता गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा। मौर्य साम्राज्य आया, फिर गुप्त काल आया। इसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक क्षेत्रीय राजवंश विकसित हुए। इन राजवंशों के संरक्षण में मंदिर, शिक्षा और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। ब्राह्मण विद्वानों को भूमि दान और संरक्षण मिलने की परंपरा कई क्षेत्रों में बढ़ी। लेकिन ये प्रक्रिया हर जगह एक जैसी नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बने। कुछ जगह वे मुख्यतः धार्मिक और शैक्षिक भूमिका में रहे। कुछ जगह स्थानीय समाज के साथ उनके संबंध सहयोगपूर्ण थे और कुछ जगह सामाजिक संघर्ष भी हुए। यानी ब्राह्मणों का इतिहास केवल सम्मान और ज्ञान का इतिहास नहीं है,
ये सामाजिक शक्ति, भूमि, राजनीति और सामाजिक असमानताओं के इतिहास से भी जुड़ा है। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार ब्राह्मणों के इतिहास को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते। वे ये भी देखते हैं कि भूमि किसके पास थी, शिक्षा किसके हाथ में थी, राजाओं से किसे संरक्षण मिलता था, किसे धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, और अलग अलग समुदायों की सामाजिक स्थिति समय के साथ कैसे बदली। अब आते हैं आधुनिक भारत पर। ब्रिटिश शासन के दौरान जातियों की सूची, जनगणना और प्रशासनिक वर्गीकरण ने जाति की पहचान को एक नए तरीके से दर्ज किया। औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय समाज को विभिन्न जातियों और समुदायों में वर्गीकृत किया। इतिहासकारों ने यह भी दिखाया है कि औपनिवेशिक काल ने जातीय पहचान को कई जगह मजबूत और नए राजनीतिक रूपों में संगठित किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जाति ब्रिटिशों ने बनाई। जाति और सामाजिक पदानुक्रम की जड़ें इससे बहुत पहले की है। वास्तविकता यह है कि भारत में जाति और सामाजिक पहचान की व्यवस्थाएं लंबे समय से बदलती रही थीं। ब्रिटिश शासन ने उन्हें नए प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में दर्ज और पुनर्गठित किया। अब वापस आते हैं हमारे मूल सवाल पर, भारत में ब्राह्मण कहां से आए? इसका सबसे ईमानदार ऐतिहासिक उत्तर यह है कि ब्राह्मणों के लिए कोई एक निश्चित मूल स्थान बताना संभव नहीं है। ब्राह्मण पहचान का निर्माण और विस्तार एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसमें वैदिक धार्मिक परंपराएं थीं, पुरोहित और विद्वान परंपराएं थीं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास था, राजाओं का संरक्षण था, भूमि दान थे, स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क था, और हजारों वर्षों में बदलती सामाजिक संरचनाएं थीं। इसलिए ये कहना कि सभी ब्राह्मण एक ही जगह से भारत आए, इतिहास को बहुत सरल बना देगा। और यह कहना कि ब्राह्मणों का कोई प्रवास या बाहरी संपर्क कभी हुआ ही नहीं, भी उपलब्ध इतिहास और आनुवंशिक शोध की जटिलता को नजरअंदाज करेगा। भारत का इतिहास हमेशा से लोगों की आवाजाही और सांस्कृतिक मेल का इतिहास रहा है। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग समूह आए, कुछ बाहर से आए, कुछ स्थानीय थे, कुछ ने आपस में विवाह किया, कुछ ने नई भाषाएं अपनाई, कुछ ने नई धार्मिक परंपराएं अपनाई, और समय के साथ नई सामाजिक पहचानें बनी। ब्राह्मणों का इतिहास भी इसी विशाल भारतीय इतिहास का हिस्सा है। आज जब हम किसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं तो यह उसकी आधुनिक सामाजिक पहचान हो सकती है, लेकिन हजारों वर्ष पहले की किसी ऐतिहासिक आबादी को उसी आधुनिक पहचान से सीधे जोड़ना हमेशा सही नहीं होगा। इसलिए इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सवाल पूछें, प्रमाण देखें, और जहां प्रमाण निश्चित नहीं है वहां संभवतः और शायद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। भारत में ब्राह्मणों की कहानी किसी एक जगह से शुरू होने वाली कहानी नहीं है। यह वैदिक परंपराओं, ज्ञान, धर्म, राजनीति, भूमि, प्रवास और सामाजिक परिवर्तन की हजारों वर्षों की कहानी है। और शायद इसी वजह से यह विषय इतना रोचक है, क्योंकि ब्राह्मणों का इतिहास केवल ब्राह्मणों का इतिहास नहीं है। ये भारत में धर्म के विकास का इतिहास है, ये भारतीय शिक्षा परंपरा का इतिहास है, ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का इतिहास है, ये राजाओं और विद्वानों के संबंधों का इतिहास है, और यह भारतीय समाज में जाति और सामाजिक पहचान के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत में ब्राह्मण कहां से आए, तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में देना मुश्किल होगा, क्योंकि इतिहास का जवाब किसी एक स्थान का नाम नहीं है। इतिहास का जवाब एक लंबी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हजारों वर्षों तक चलती रही, और आज भी इतिहासकार, पुरातत्वविद, भाषाविद और आनुवंशिकी वैज्ञानिक इस यात्रा को समझने के लिए नए प्रमाण खोज रहे हैं। यही इतिहास की खूबसूरती है। हर नई खोज हमारे पुराने सवालों को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। अगर आपको ऐसी इतिहास आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।